हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री की जो हमारी थर्ड यूनिट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आज हम उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है हमारा कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। कहता है कि पीरियोडिक टेबल जब बनाई गई थी तो उसके लिए बेसिक थीम क्या इस्तेमाल करी गई थी। यानी हमें एलिमेंट्स जो हम अरेंज करते हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनको एक जगह पे ग्रुपिंग के फॉर्म पे जो अरेंज करे गए हैं, इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों किया गया था। तो यहाँ पे आपने बताना है कि द बेसिक थीम फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स, कि जो बेसिक थीम थी ना क्लासिफाइंग करने के लिए, एलिमेंट्स को अलग अलग अरेंज करने के लिए, is to simplify and systemize the study of properties of all the elements। वो इसीलिए की गई थी ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सिंप्लीफाई तरीके से उनको याद किया जा सके, उनको पढ़ा जा सके और उनको समझा जा सके। यानी इज टू सिंप्लीफाई ताकि उनको सिंपल किया जा सके, सिस्टमाइज एक तरीके से उनको अरेंज किया जा सके ताकि द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ताकि हम उन सभी की प्रॉपर्टीज को आसानी से पढ़ सके। एंड मिलियंस ऑफ देयर कंपाउंड्स, और उनके द्वारा बनाए जाने वाले बहुत सारे जितने भी कंपाउंड्स बनाए जा रहे थे उन एलिमेंट्स के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ताकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी सिमिलरिटी के आधार पे उनको उनके अंदर अरेंज किया जा सके, ताकि अगर मैं किसी ग्रुप का एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लूंगा तो मुझे बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सभी अगर मैंने ग्रुपिंग की फॉर्म में अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो जो प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की होगी वही प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स की होगी। तो यही उसकी बेसिक थीम थी कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि उनको पढ़ना और उनको समझ पाना बहुत ही आसान हो जाए, हमें सभी एलिमेंट्स अलग अलग करके ना पढ़ने पड़े, हमें उनको ग्रुपिंग की फॉर्म में पढ़ा जा सके। ठीक है, तो यही वो कहता है कि द वेरियस एलिमेंट्स हैव नाउ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स थे, उनको किसमें डिवाइड किया गया, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। दिस हैज मेड द स्टडी सिंपल, ये इसीलिए किया जा सका ताकि मतलब स्टडी को क्या किया जा सके, आसान किया जा सके, एलिमेंट्स की पढ़ाई क्या किया जा सके, आसान की जा सके। बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स रेदर देन इंडिविजुअल। और इसका मेन कारण ये भी था कि हमें एलिमेंट्स को अलग अलग करके ना पढ़ना पड़े, हम उनको ग्रुपिंग की फॉर्म में पढ़ लें। जैसे आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, जैसे ये है हमारी मेन पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो जैसे हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो करेगा वैसे ही इस सभी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अगर मैंने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो सभी की प्रॉपर्टी मुझे याद हो जाएंगी। तो ये एक तरीका था, ठीक है, सिस्टमाइज करना स्टडी को, एलिमेंट्स की स्टडी को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है तो आपने इसी तरीके से लिख के आना होता है भाई। ठीक है, तो हम क्वेश्चन वाइज आपको ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से लिखा है, तो अपनी कॉपी में अच्छे से इनके एक नोट्स बना लें ताकि आपको याद कर पाना आसान रहे। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज। कहता है आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो मेंडलीव ने इस्तेमाल करी थी टू यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, ताकि वो अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सके। तो कहता है कि जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाई, एलिमेंट्स को वो अरेंज कर रहा था, तो उसने कौन सी प्रॉपर्टी को उसने ध्यान से पढ़ा। एंड डिड ही स्टिक टू दैट, और क्या वो उसमें उलझ गया था, ये बात वो पूछता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि मेंडलीव क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसके आधार पे, एटॉमिक मास के आधार पे, यानी जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम था उनको पहले रखा और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा था उनको बाद में रखा। ठीक है, एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उनके बढ़ते हुए क्रम से, उनके जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनको वो अरेंज करता चला गया, पहले कम एटॉमिक वेट वाला फिर ज्यादा एटॉमिक वेट वाला। He placed the elements having similar physical and chemical properties in the same group, और कहता है कि जिन भी एलिमेंट्स की सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको वो एक ग्रुप में अरेंज कर रहा था। ठीक है, ग्रुप यहाँ पे किसे कह रहा है, तो आपने समझना है कि ग्रुप यहाँ पे वो बोल रहा है वर्टिकल लाइंस को, भाई वर्टिकल लाइंस को वो ग्रुप बोलेगा। ठीक है, जो खड़ी लाइनें होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो लेटी लाइंस होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन्हें वो पीरियड का नाम देगा भाई, पीरियड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो कहता है कि जिन भी एलिमेंट्स की सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको वो एक ग्रुप में अरेंज कर रहा था।
जैसे देखो ये रही हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे जैसे देखो ये जितने भी एलिमेंट है ना, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम है। सिमिलरली अगले तुम ग्रुप के अंदर जाओगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबी कॉपर, रुबिडियम, सीजियम, तो वो कहता है ये जो एलिमेंट्स है ना इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ऐसे वो अरेंज करता है, जिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है उनको वो एक ग्रुप में अरेंज कर देता है। फर्दर वो कहता है डिड ही स्टिक टू दिस प्रिंसिपल, क्या वो अपनी ही क्लासिफिकेशन के दौरान क्या वो उलझ गया था? तो आप कहते हैं नो, बिल्कुल नहीं। एट सम प्लेसेस, कुछ एक जगहों पे, मेंडलीव डिड नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। कहता है जब वो अरेंजमेंट कर रहा था ना, तो पहले तो उसने बता दिया कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे, लेकिन कुछ एक जगहों पे उसने ये रूल फॉलो ही नहीं किया। यानी उसे रखना क्या चाहिए था, उसे जिनका कम एटॉमिक वेट था जिन एलिमेंट्स का उनको पहले रखना चाहिए था, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था उनको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन उसने कई जगहों पे ये रूल फॉलो ही नहीं किया। तो उसने क्या किया, जिनका ज्यादा था उनको पहले रख दिया, जिनका कम था उनको ज्यादा रख दिया, यानी उल्टा काम कर दिया। तो कहता है उसने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है टू कीप एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल बताता है, कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल। देखो जैसे ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, वो है 58.9, और निकल का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 58.7। अब होना क्या चाहिए था, ये कम वाला एटॉमिक वेट वाला क्या होना चाहिए था, पहले रखा जाना चाहिए था, और ये वाला बाद में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना कोबाल्ट की, वो रोहोडियम से मिल रही थी। अगर हम इसको इधर रख देते तो इसकी तो मिलेंगी ही नहीं पैलेडियम से। तो उसने ऐसा ही किया ताकि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ग्रुप में अरेंज किया जा सके। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये हो जाता है। दूसरा वो कहता है टेलुरियम वाज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, कि टेलुरियम को भी आयोडीन से पहले रखा गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारा टेलुरियम, देखो ये रहा हमारा टेलुरियम और ये रहा हमारा आयोडीन। अब आप देख रहे हैं आयोडीन का एटॉमिक वेट तो 127 है और टेलुरियम का एटॉमिक वेट 128 है। तो होना क्या चाहिए था, आयोडीन को पहले रखा जाना चाहिए था और टेलुरियम को बाद में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिमिलरिटी, ताकि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है उनको एक ग्रुप में अरेंज करना था उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने इस तरीके से बताना है। तो दीज एक्सेप्शन वर मेड टू मेंटेन द सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एक्सेप्शन इसीलिए बनाए गए ताकि सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज बनाई जा सके, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ग्रुप में अरेंज किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख के आना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कहता है इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। तो यहाँ पे आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनो, वो कहता है जितने भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। ये तो कहता है पीरियोडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक वेट का है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये कहता है जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सभी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। बस ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में लिखेंगे आप द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये उनका पीरियोडिक फंक्शन किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, कि उसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे है। ठीक है, तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स justify that sixth period of the periodic table should have 32 elements। देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा छठा पीरियड है ना, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। जस्टिफाई करो कि ऐसा ही क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो पीरियोडिक टेबल है ना हमारी, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप है हमारे 18। ठीक है, और जो हमारे पीरियड्स हैं, जो हमारे पीरियड्स हैं वो है हमारे 7। ठीक है, और यहाँ पे जो पीरियड है ना हमारे 1 to 7, उनमें उतने ही एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, उनमें उतने ही एलिमेंट
अरेंज किए गए हैं हर एक पीरियड में, जितना जितना क्या है उनके पास में सेल्स अवेलेबल हैं, जितने उनके पास में सेल्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, यानी जितनी सेल्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आएंगे ना, उतनी ही क्या है उनके अंदर एलिमेंट्स अरेंज करे गए हैं। अब ध्यान से समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम बात को समझते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास में पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है मेरे पास में, पहला पीरियड है मेरे पास में। अब फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है। देखो 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड होते हैं। तो पहले पीरियड के अंदर देखो 2 ही एलिमेंट अरेंज है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा कौन सा है, हीलियम है। तो आखिर पहले पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट क्यों अरेंज करे गए? तो ये बात आपको लेके जाती है पीछे की तरफ, जो कि हमारा आफ्बो प्रिंसिपल था। आफ्बो प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ना, तो वो एनर्जी के आधार पर भरते हैं कि जिनकी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी होती है उनमें हम पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जिन ऑर्बिटल की हाईयर एनर्जी होती है उनमें हम बाद में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आफ्बो ने ये बात कही थी। अब उसी के आधार पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं पीरियड के अंदर। तो समझते हैं हम पहले पीरियड की बातें। देखो पहले पीरियड में क्या होता है, जब हम पहले पीरियड की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन केवल 1s ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। देखो ये रहा वो प्रिंसिपल कि ये उसने एनर्जी ऑर्बिटल बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन आप 1s में भरेंगे, फिर आप 2s में भरेंगे, फिर आप 2p 3s में भरेंगे, फिर आप 3p में, फिर 4s में भरेंगे, फिर आप 3d में, 4p 5s में भरेंगे। इस तरीके से उसने हमें बताया था। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ, यानी n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन आपका भरा जाएगा किसके अंदर, 1s के अंदर भरा जाएगा। देखो ये रहा, ये जा रहा है इसके अंदर, 1s के अंदर भरा जाएगा। और मुझे पता है s ऑर्बिटल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो जो हमारा पहला पीरियड है उसके अंदर एलिमेंट्स भी 2 ही भरे गए हैं। देखो 1 एंड 2, 2 ही भरे गए हैं। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, यानी n इज इक्वल टू सेकंड, तो देखो सेकंड वाले के पास में कौन कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये रहा सेकंड, और इसके पास में दो ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, एक तो 2s वाला अवेलेबल है और एक दूसरा 2p वाला अवेलेबल है। यानी 2s में भरेंगे और 2p में भरेंगे। तो यहाँ पे 2 वाले के लिए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2s और 2p वाला ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब आपको पता है s में तो एक ऑर्बिटल होता है और p में ऑर्बिटल होते हैं 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, देखो 2 तो इसमें भरे जाएंगे और 6 इसमें भरे जाएंगे, क्योंकि 2 4 6 है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो आप देखेंगे कि सेकंड वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे, देखो सेकंड वाला पीरियड जो है हमारे पास में कितने एलिमेंट भरे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट भरे गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग भरे गए हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड पीरियड में हमारे एलिमेंट भी 8 भरे जाएंगे। अब देखो थर्ड वाले की बात करते हैं। तो आप n इज इक्वल टू 3 के अंदर क्या देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि इसके पास में तो अवेलेबल ऑर्बिटल 3s है, 3p है एंड 3d है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन अवेलेबल तो आपके पास में ये हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरे किस में जा रहे हैं। तो आप देखेंगे, देखो पहले भरा गया 3s में, पहले किस में भरा गया, 3 वाले के लिए पहले भरा गया 3s में, भर गया, देखो ये आ गया। फिर किस में भरा गया, फिर भरा गया 3p में, यानी ये भी आ गया 3p में आ गया, ठीक है। लेकिन 3p के बाद में 3d में नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद में जा रहा है 4s में। तो गिना क्या जाएगा, गिना जाएगा आपका 4s वाला, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो गिना कौन सा जा रहा है, यहाँ पे 4s आ रहा है, लेकिन ये तो फोर्थ पीरियड में चला गया, ये कौन से में चला गया, देखो n इज इक्वल टू 4, तो फोर्थ पीरियड में आ गया। तो वैसे तो अवेलेबल हमारे पास में 3s 3p और 3d होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलिंग के दौरान अवेलेबल क्या बचे, केवल 3s और 3p बचे, 3d नहीं बचा, क्योंकि 3d किस में जा रहा है, 3d से पहले 4s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अवेलेबल केवल 3s और 3p ही गिने जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे s के अंदर तो एक ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इसमें आएंगे और 6 इसमें आएंगे। तो टोटल कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप देखेंगे कि जो हमारा थर्ड पीरियड है ना, उसमें भी 8 ही एलिमेंट अरेंज है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही एलिमेंट अरेंज है। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, देखो अगर मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं अब की बार, तो फोर्थ वाले में आप देखेंगे, देखो वैसे तो मेरे पास में होने क्या क्या चाहिए थे, 4s होना चाहिए था, 4p होना चाहिए था, 4d होना चाहिए था, 4f होना चाहिए थे, 4 अवेलेबल होने चाहिए थे, है ना। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन देखो कहां पे आ चुका था, अब आया 4s के अंदर, इलेक्ट्रॉन आ गया 4s के अंदर, ठीक है। 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां गया है, 4s के बाद में गया है 3d में, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन गया है किसके अंदर, 3d में। तो अब की बार भरा गया 3d, 4s हो गया, 3d आ गया, 3d के बाद में क्या आ गया, 4p आया, ठीक है। तो ये आ गया 4p
यानी कम वाला हम ले सकते हैं इसके अंदर, देखो 4s में 3d मैंने इंक्लूड कर लिया, कम वाला ले सकते हैं लेकिन ज्यादा वाला नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आ गया हमारे किसमें 4p के अंदर, लेकिन 4p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4p के बाद में तो 5s में जा रहा है, लेकिन ये तो फिफ्थ पीरियड आ गया, इसको तो हम गिनेंगे नहीं। तो अवेलेबल क्या रहा फोर्थ पीरियड के दौरान, केवल ये तीन अवेलेबल रहते हैं, 4s 3d और 4p। अब तुम्हें पता है s ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, d ऑर्बिटल के अंदर कितने भर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं भाई, क्योंकि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 होते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, देखो 10 2 12 12 और 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाएंगे फोर्थ पीरियड में। तो 18 ही एलिमेंट अरेंज होंगे फोर्थ पीरियड के अंदर। देखो तो फोर्थ पीरियड आ गया, अब इसमें एलिमेंट गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है पूरे के पूरे। तो इसी के आधार पे अरेंज करे गए हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं फिर उन ऑर्बिटल्स में उतने ही एलिमेंट्स अरेंज हैं पीरियड के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा है कि सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट होने चाहिए, इसका रीजन बताओ। तो यहाँ पे देखो, अब आप सिक्स पीरियड की बात कर रहे हैं तो एक बार सिक्स पे ध्यान देते हैं। देखो सिक्स में अवेलेबल क्या होने चाहिए थे, 6s होना चाहिए था, 6p होना चाहिए था और 6d होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4s में आया, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें 4d 5p और फिर आ रहा है 6s में। तो देखो 6s में अगर इलेक्ट्रॉन भरा गया, देखो सिक्स पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अवेलेबल कौन सा होगा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन आया 6s में, देखो इलेक्ट्रॉन भर गया 6s में, 6s में आने के बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, तो आप बताएंगे 6s के बाद में ये इलेक्ट्रॉन गया 4f में, तो यानी 4f भी अवेलेबल होगा, ठीक है। 4f के बाद में कहाँ आया, 5d में आया, 5d में आ रहा है, देखो ये आ रहा है 5d में, ठीक है, तो 5d भी अवेलेबल होगा, 5d भी हो गया। फिर कहाँ आ रहा है, फिर आ रहा है 6p में, तो 6p भी अवेलेबल होगा, 6p। लेकिन 6p के बाद में कहाँ जा रहा है, 7s में जा रहा है, देखो ये जा रहा है 7s में, तो 7s को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सेवंथ पीरियड में चली जाएगी फिर बात, है ना। तो केवल जो अवेलेबल ऑर्बिटल है ना इलेक्ट्रॉन भरने के लिए वो केवल ये 4 हैं। अब आपको पता है s में कितने भरे जाते हैं, तो आप बताते हैं s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, f में कितने भरे जाते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14 भरे जाते हैं। अच्छा d में कितने भरे जाते हैं, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, d में 10 भरे जाते हैं, और p में कितने भरे जाते हैं, तो p में भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 और 14 कितने हो गए, 16, 16 और 10 26, 26 और 6 कितने हो जाते हैं, 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं सिक्स पीरियड के लिए, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो एलिमेंट्स भी कितने अरेंज होंगे, 32 ही होंगे भाई, ठीक है। तो ये बात आपने बतानी थी, तो आप बताएंगे सिक्स पीरियड में देख लो 32 एलिमेंट होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये वाला 18, और बाकी आप देखेंगे तो 14 एलिमेंट्स ये रहे भाई हमारे एफ ब्लॉक वाले, लेंथ एनर्जी सीरीज जिसे हम कहते हैं। तो 14 एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं, तो इनको जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे होता है। समझ में आ गया होगा आपको कि हर एक पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कितने अरेंज किए गए हैं और किस आधार पे किए गए हैं, ठीक है। तो आप देखो अब आप क्या बताएंगे इसके अंदर, तो ये कहता है कि द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज 32 एलिमेंट, कि जो छठा पीरियड है पीरियोडिक टेबल का उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन, क्योंकि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, देखो 6s 4f 5d एंड 6p सबसेल, यही तो हमने बताया था अभी, देखो 6s 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल, है ना, यही बातें बताई हैं। तो इनके अंदर भरी जा रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4f में 14, 5d में 10 और 6p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होंगे, इन सभी का जोड़ यानी 32 एलिमेंट्स होंगे। हेंस द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 32 एलिमेंट। तो इस तरीके से आपने लिख के आना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, कहता है पीरियड और ग्रुप के आधार पे वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद z इज इक्वल टू 114, यानी ये क्या बता दिया, उसका एटॉमिक नंबर बता रखा है भाई, ये क्या बता दिया उसने, उसका एटॉमिक नंबर बता दिया, और हमसे पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में इसको आप अरेंज करेंगे। तो देखो जब ऐसी चीजें आ जाती है ना तो आपको उसका क्या करना पड़ता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो हो गया 114 सॉरी, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर कितना है, 114 है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो ये हो जाती है, देखो रेडॉन आता है हमारा 86 नंबर पे भाई, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप याद रखेंगे ये होता है 86, ठीक है 86।
86 एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी फिर 5f14, 6010, 7s2 एंड 7p2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद ही रखनी पड़ेगी। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाती है फिर आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। कैसे? देखो, अब आपने इसमें सबसे ज्यादा क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आप सबसे ज्यादा बड़ा नंबर फाइंड आउट करें। तो बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 7 है। बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है। तो जो भी बड़ा नंबर होता है ना वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो बड़ा नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा है? 7 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है जो बड़ा नंबर है ना वो हमें पीरियड के बारे में बताता है भी। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो यहां से मुझे पता चलेगा कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? 7th पीरियड से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप बताइए, बता देंगे कि द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 7, इसके अंदर 7 है, सो इट बिलोंग्स टू 7th पीरियड, 7 में से बिलोंग करेगा। द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, और फिर देखो कि उसकी वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। देखो, वैलेंस का मतलब होता है खाली, यानी खाली सेल वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने देखनी है। देखो, एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, पूरे भरे हुए हैं। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 7s के अंदर 2 हैं, पूरे हैं, लेकिन 7p के अंदर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि ns2 और np2 ये वाली इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n जहां पे n क्या है? n है 7, क्योंकि 7th पीरियड का बता दिया ना हमने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो, p के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। यहां से हमें पता चला कि ये जो एलिमेंट है ना वो कौन से ब्लॉक का है? p ब्लॉक का है। ये एलिमेंट हमारा कौन से ब्लॉक का रहने वाला है? p ब्लॉक का रहने वाला है। अब p में भी आपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो p ब्लॉक हमारे कौन से ग्रुप तक फैले हुए हैं? तो आप बताएंगे p ब्लॉक हमारा आता है 13 से लेकर 18वें ग्रुप तक। 13 से लेकर 18वें ग्रुप तक। देखो, ये रहा हमारा p ब्लॉक 13 से लेकर 18वें ग्रुप तक। ठीक है, ये हमारा p ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे देखो, जो 13वां ग्रुप होता है ना, ये पहचान है, 13वें ग्रुप के अंदर np में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। 14वें ग्रुप के अंदर एनपी में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 15वें के अंदर एनपी में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो एनपी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो ये हमारे कौन से ग्रुप का है? 14th ग्रुप का है अभी, 14th ग्रुप। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता देंगे कि ये हमारे कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 14 से। Hence the element Z is equal to 114 is located in the 7th period and group 14 of the periodic table। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। आपने क्या बताना है? एटॉमिक नंबर लिखना है आपने किसी एलिमेंट का जो कि कहां प्रेजेंट है? 3rd पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। पीरियड है आपका 3rd। ठीक है, और 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ग्रुप है हमारा 17। तो यहाँ पे 17th ग्रुप कौन सा होता है? हमारा 17th ग्रुप होता है हमारा हेलोजन फैमिली। 17th ग्रुप होता है हमारा हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। तो हमारा जो फ्लोरीन है ना वो कौन से पीरियड के अंदर आता है? वो आता है 2nd पीरियड के अंदर, 2nd के अंदर। क्लोरीन आता है हमारा 3rd पीरियड के अंदर। ब्रोमीन आता है हमारा 4th पीरियड के अंदर। और आयोडीन आता है हमारा 5th पीरियड के अंदर। ये आपने याद रखने पड़ेंगे भाई, और आपको पीरियोडिक टेबल भी बनानी आनी चाहिए भाई। तो देखो, यहाँ पे ये था हमारा 2nd पीरियड। 2nd पीरियड के अंदर आप देखेंगे तो ये जा रहा है हमारा 17th ग्रुप, ये रहा, जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको ये लिखे हुए दिखेंगे। तो फ्लोरीन आ रहा है सबसे पहले हमारे 2nd पीरियड में, 3rd पीरियड में आ रहा है हमारा क्लोरीन। ठीक है, और 4th पीरियड में ब्रोमीन है, 5th पीरियड में हमारा आयोडीन है। तो इसने हमसे पूछा कि 3rd पीरियड के अंदर और 17th ग्रुप के अंदर कौन सा एलिमेंट है? तो कौन सा आ रहा है? हमारा क्लोरीन आ रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, 17। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि the element present in 3rd period and 17th group of the periodic table is chlorine। क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। hence the atomic number of the element is 17। तो इस तरीके से आपने बताना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि which element do you think would have been named by। कहता है कि ये जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं या जो भी मतलब ग्रुप वगैरह हैं, जो भी लेबोरेटरी है, ठीक है, उनके आधार पे कौन सा नाम दिया गया है। देखो, नेक्स्ट पहला है हमारा लॉरेंस बार्कले लेबोरेटरी। तो लॉरेंस, देखो नाम से ही आप याद रख सकते हैं, लॉरेंस ने हमें दिया था लॉरेंसियम एलिमेंट है हमारा। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। एटॉमिक नंबर होता है हमारा 103, लॉरेंसियम। तो आप यहाँ पे बता देंगे लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 होता है। नेम्ड आफ्टर, किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट ओ लॉरेंस, इसने दिया था, जो कि किसका फाउंडर था? लॉरेंस बार्कले लेबोरेटरी का फाउंडर था, इसका फाउंडर था भी। ठीक है, तो एलिमेंट ही सिर्फ आपसे एलिमेंट ही पूछा गया था, तो आपने सिर्फ यहाँ पे लॉरेंसियम बताना था, जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। और यहाँ पे देखो,
सीबॉर्ग्स ग्रुप कि सीबॉर्ग्स ग्रुप ने क्या दिया था। तो यहां से आप याद रखेंगे इसने दिया था सीबॉर्गियम, सीबॉर्गियम ये वाला एलिमेंट हमें दिया था जिसका एटॉमिक नंबर 106 होता है। तो नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके नाम के द्वारा किसके नाम के बाद में दिया गया था, तो आप बताएंगे जेलेन टी सीबॉर्ग ने इसे खोजा था और उसके रिसर्च ग्रुप ने इसको खोजा था, ठीक है। तो उसी के नाम के आधार पर इसका नाम दिया गया है सीबॉर्गियम। एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बताएंगे 106 है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहता है कि जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज है ना, देखो जैसे मान के चलो कि ये भी मेरा एक ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट अरेंज होंगे सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे इन सभी की प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दूसरे वाले की भी सभी की सेम और सेम होंगी, है ना। तो आखिर ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम हो रही हैं ग्रुप के अंदर, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो उसका रीजन पूछता है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है भाई, कि जब हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो अगर लास्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएं तो हम कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मान के चलो लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो अगर तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो इसकी होगी 1s2 2s1। अब उसी के आधार पे अगर मैं सोडियम की लेके चलूं, 11 नंबर पे आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन नियॉन 10 और 3s1, ये हो जाएगी, ठीक है। पोटासियम की अगर मैं देख के चलूं तो पोटासियम आता है 19वें नंबर पे और इसकी होगी आर्गन 18 4s1। तो तुम देख रहे हो कि इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ns1 आ रहे हैं। मतलब n नंबर यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है केवल वही बदल रहा है, लेकिन s सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है ना। तो इसे कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना। वैलेंस सेल का मतलब होता है जो खाली सेल है, जो बाहर की जो सेल है वो खाली रह गई है, आखिरी की सेल, ठीक है। तो देखो एस सब सेल हमारी आखिरी की है और ये खाली रह गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसके अंदर, और भरे कितनी है, एक ही है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या है, ये हमारी सेम आ रही है। तो जब तक ये हमारी सेम आएगी तब तक उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे आंसर के अंदर कि एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो जैसे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, 3s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, 4s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, सेम होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, जो बाहर वाली सेल है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। Therefore, they have similar valence cell electronic configuration। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इनकी तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। इसीलिए ये क्या शो करते हैं, सिमिलर केमिकल बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन सभी को आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है, क्योंकि जितना सिंपलीफाई हो सकता था मैंने उतना सिंपलीफाई करके इनके आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो अच्छे से इनको कॉपी में उतार लेना। और अगर आप का कोई डाउट रहता है 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को पता चले कि यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।